टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा 5 मिनट वेस्ट हो गया। आज का जो सेशन है वो है कि हम बच्चों में गुणों का विकास कैसे करें। तो दीदी ने जो सेशन लिया है उसके जस्ट बाद ये जो सेशन है ये बड़ा ही रेलिवेंट हो जाता है। और ये जो है गुणों का विकास, दीदी ने यहाँ पे काफी चीजें कवर की कि किस तरीके से प्रेगनेंसी के समय हम उसका बीज डालें। अब मैं उस पर थोड़ा ऐड करने वाली हूँ कि जब बच्चा आ जाता है उसके बाद में हम कैसे गुणों का विकास करें। तो इस पे मैं आपको आज थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगी। इसमें साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों कंसेप्ट जो है मैंने इसमें मिक्स किए हैं। तो ये फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें गुरुकुल की एक फोटो है, जो हमारे प्राचीन समय में बच्चों को, पेरेंट्स को इतनी टेंशन नहीं होती थी। वो क्या करते थे, सीधे गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजते थे और बस उनको जो है पूरी तरीके से ऐसा माहौल दिया जाता था। एक टीचर होता था जो पूरा ट्रेंड हुआ करता था। गुरु मतलब जो भारी हुआ करता था, अपने वैल्यूज में, अपने संस्कारों में, अपने नॉलेज में, अपने चरित्र में इतना भारी हुआ करता था कि उसको देख के जो बच्चे थे वो ट्रेन हो जाया करते थे। अब आज की समस्या कुछ और है। आज के जीवन में क्या है कि गुरु के वो गुरुकुल तो रहे नहीं, स्कूल सिस्टम आ गए। स्कूल में भी काफी एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा हमारे ब्रिटिश शासन के बाद में काफी चेंज हो गया। और उसकी वजह से सबसे बड़ी जो समस्या आ गई वो ये आ गई कि हमारी वैल्यूज जो हमने पहले सीखी थी या जो हमारी वैदिक संस्कृति से चली आ रही थी और जो प्रेजेंट में हमारे जो एजुकेशन सिस्टम थी उसमें क्लैश हो गया। क्योंकि उस टाइम जब एजुकेशन सिस्टम आई तब उसमें इतना ज्यादा जगह ही नहीं थी कि उन वैल्यू सिस्टम को हम जो है उसमें मिक्स कर सकें। अब धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है, वैल्यू एजुकेशन करके कंसेप्ट लेके आ रही है। नैतिक शिक्षा हमने भी बचपन में पढ़ी, पतली सी बुक होती थी, उसमें भी काफी क्वेश्चन थी नहीं थी, काफी स्टडीज रिसर्च हो रही हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस पे काफी ही अच्छा जो है लिखा है और उन्होंने काफी बड़ा भी लिखा है, पूरे एक वाम में इसको समर्पित किया है कि हम बच्चों का विकास कैसे करें, भावी पीढ़ी का हम निर्माण कैसे करें। तो इस तरीके से वहां उस समय से आज का समय जो है वो परिवर्तित हो चुका है, ये मैं भी मानती हूँ, ये आप भी मानते हैं। उसी परिवर्तन को अपने सामने सच्चाई के रूप में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बात ये समझेंगे कि एक्चुअली गुण होते क्या है ना। हम पूरे टाइम पर ये सुनते रहते हैं कि गुण क्या है, इसमें ये गुण होना चाहिए, इस तरीके से। तो गुण का एक नॉर्मल जो मतलब होता है वो होता है कोई क्वालिटी होना, कोई टेंडेंसी या कोई इंग्रेडिएंट होता है उसमें, उसका एक पर्टिकुलर नेचर होता है। वर्च्यूज है, मेरिट है, वैल्यूज है, ये कुछ शब्द हैं जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं गुण को बताने के लिए। इसका मतलब ये है कि बेसिक चीज, जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से वो चीज वैसी दिखाई देती है, उसको हम गुण कह सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हम ये दो वर्ड जो है काफी यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सद्गुण और दुर्गुण। तो इसका मतलब ये होता है कि गुण जो है वो दोनों बाई डायरेक्शनल है। ये सद्गुण भी हो सकते हैं, दुर्गुण भी हो सकता है। इसका मतलब एक व्यक्ति जो है उसमें दोनों चीजें हो सकती है। एक व्यक्ति में एक की मात्रा ज्यादा भी हो सकती है, एक की मात्रा कम भी हो सकती है। शायद इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि हम अपने गुणों का निर्माण करें, मतलब अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण मतलब हमें बिल्ड करना है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, हमें राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है। तो राइट में अगर सद्गुण है तो हमें लेफ्ट से उसको कम से कम हमें लेफ्ट की ओर जाना है। अगर लेफ्ट में जा चुके तो धीरे धीरे अपने आप को राइट में लेके जाना है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक्चुअली प्रक्रिया होती है, जिसको हम सही शब्दों में बोले तो आत्मनिर्माण की प्रक्रिया इसी को कहा गया है। उस आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में ये जो गुण है ये सबसे बेसिक चीज है, बेसिक है, बट ये हमारे नींव में है। जैसे कि एक घर जो है वो कितना मजबूत होगा ये इस पे बिल्कुल निर्धारित होता है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। तो आप ये कह सकते हैं कि नींव जो है वो इन गुणों से बनती है। क्या इंग्रेडिएंट हम उस समय इस पे काफी निर्धारित होगा कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। अब अगर हम देखें तो आज के टाइम में हम गुण जो का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम उसकी जगह देखिए बेसिक अगर हम तो हम बोले कि कितने पैसे की है, मतलब कितना वैल्यू है। क्योंकि पैसा आजकल सबसे वैल्यू माइंड में देते हैं। इज अ वैल्यू टर्म। वैल्यू जो है हम किस चीज को वैल्यू देंगे वो डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग में उस चीज का कितना महत्व है। तो उसकी महत्वता को दर्शाने के लिए एक्चुअली ये जो वर्ड है वो वहीं से आए हैं। तो इंग्लिश में हम इसको वैल्यूज कहते हैं और जिसको हम कभी कभी बोलते हैं प्रेशियस है, बहुत वैल्यूएबल है। इस तरीके से ये जो शब्द है हम यूज करते हैं। इसी से वैल्यू एजुकेशन शब्द जो है वो निकल कर आया। अब पहले क्या गुण होने चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है, उसके पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम विकास क्यों करें। ऐसा क्या जरूरी है कि भाई इसका विकास किया जाना चाहिए, किस तरीके से गुण जो है हमारे जीवन में योगदान देते हैं। तो ये हमें आज समझना है।
तो एक्चुअली वैल्यूज जो हैं वो मैं आपको बोलूँ, सबसे अच्छा काम जो वैल्यूज का होता है कि वो हमारा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। और एक फ्रेमवर्क क्या करता है, जिंदगी भर हमको एक डायरेक्शन देता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो गुणों गुणों का मेन काम है हमारे जीवन को एक फ्रेमवर्क प्रदान करना। अगर किसी व्यक्ति का फ्रेमवर्क फिक्स नहीं है या ठीक नहीं है, तो व्यक्ति की दिशाधारा निरंतर बदलती रहती है, या तो जो है समय और परिस्थिति के हिसाब से भी वो चेंज होती रहती है। तो गुणों का सबसे महत्वपूर्ण काम ये है। दूसरा काम है चरित्र को मजबूती देने वाला। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि मेरे जो फादर है वो अक्सर मुझे ऐसा बोलते थे कि बेटा चोर भी जो है ना ईमानदार उसको ढूंढता है अपने साथी को। तो ये गुणों का महत्व है कि अगर आपको अपनी कोई चीज दिखानी है तो आपको क्या करना है, आपको हर जगह आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसमें कि कोई ऐसी चीज हो जो कि उसमें क्रेडिबिलिटी को आपको बता सके। तो इससे चरित्र की मजबूती आती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि उस मजबूती की वजह से ये आंतरिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक समय ऐसा आता है कि जब हम अडल्ट बन जाते हैं तो शायद हमें बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं होती, हमें स्वतः ही पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये है गुणों का काम। उसके बाद जो वैल्यूज है उससे क्या होता है कि हमारी जो भी प्रतिक्रिया है दिन में, हम जितनी भी प्रतिक्रियाएं देते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उससे हमें ये समझ आता है कि इस व्यक्ति की जो है वैल्यूज क्या है। तो इसका मतलब वैल्यूज हमारी छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं में जो है प्रतिक्रियाओं का कारण होती है। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जो हमारी नैतिक शिक्षा की जो है किताबों में अक्सर हम पढ़ा करते थे कि एक बार गांधी जी जो है वो समय के बड़े ही पाबंद थे, बड़े ही पंक्चुअल थे। तो वो एक बार कुछ लिख रहे थे और लिखने के लिए बैठे और उन्होंने देखा कि उनकी पेंसिल नहीं है, छोटी सी पेंसिल थी। तो वो ढूंढने लगे, उनको मिली नहीं। जब तक नहीं मिली उन्होंने वो ढूंढते ही रहे। तो उनके जो थे जो उनको सहायता करते थे, उन्होंने बोला कि अरे कोई बात नहीं ना। बोले नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। वो जो पेंसिल है वो भी मैं वेस्ट नहीं कर सकता, वो भी जो है मेरे लिए अमूल्य है। जब तक पूरी फिनिश नहीं हो जाती मैं दूसरी पेंसिल नहीं यूज कर सकता। तो ये क्या है, ये कुछ छोटी सी घटना है उनके जीवन की, बट ये छोटी सी घटना हमारे जीवन में कब घटित होगी, जब हमारे अंदर उस तरीके के उस गहराई से वो वैल्यू होगी। तो ये हमारी प्रतिक्रियाओं से भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं, जिसको साइकोलॉजी आजकल असेसमेंट के थ्रू असेस करती है। इसके बाद क्या होता है कि गुण जो है वो हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार का एक ऐसा अभिन्न अंग बन जाते हैं कि एक समय के बाद जब हम अडल्ट बन जाते हैं, एक समय के बाद हम उन दोनों चीजों को अलग करना जो है वो असंभव हो जाता है। कि लोग बोलते हैं कि बचपन में जो करना है कि कच्चा घड़ा है, आप इसको बना लो, उसके बाद आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बन जाती है। तो ये एक छोटी सी चीज थी। इसके अलावा और भी चीजें जो मैंने साइकोलॉजिकल जो रिसर्च है, काफी आर्टिकल्स पढ़े थे, तो वो आर्टिकल्स मैंने सोचा कि उसके थ्रू भी मैं आपको थोड़ा जो है इसमें बताऊँ, जो भी साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है। तो उसके अलावा वैल्यू एजुकेशन है, उससे एक और फायदा ये होता है कि जब एक बच्चा जो है वो वैल्यू एजुकेशन सीखता है, सही एजुकेशन वैल्यूज में उसमें इनकलकेट होते हैं, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि हार्मनी अपने आसपास हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम दूसरे लोगों से बात करें। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो मैं क्या करूँ, अगर मैं डिस्टर्ब हो गया तो वो क्या करे, या इस तरीके से ये चीजें है वो धीरे धीरे बच्चों में डेवलप होती है। सही और गलत का खुद ही निर्णय लेते हैं। ये बहुत ही विशिष्ट बात है कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि मीन्स अपने बच्चों को जो है कंटिन्यूअस गाइड करना चाहते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा गाइड बनूंगा मेरे बच्चे का, मैं बहुत अच्छा गाइड बनूंगा। तो उस प्रोसेस में हम एक बहुत छोटी सी चीज जो है वो भूल जाते हैं, और वो चीज क्या भूल जाते हैं कि मुझे उसका गाइड नहीं करना है, मुझे अंदर से उसको स्वतः एक गाइड के रूप में उभारना है। मैं उसको गाइड क्यों बनाऊं, वो अपना गाइड स्वतः बनेगा। तो ये कौन बनते हैं, ये गाइड कौन करेंगे उसको, फिर ये गाइड करेंगे उसके गुण। आप बस गुण सिखाने हैं और गाइड अपने आप उसको स्वतः ही गाइडेंस मिलता जाएगा। आपने छोटा सा गाइडेंस सिखा दिया कि भाई आपको जो है चोरी नहीं करनी है। अब उसके सामने बहुत सारी उसके सामने मान लो पैसे पड़े हैं, वो अकेला है और उसके सामने एक चीज भी जो खरीद भी सकता है। अब उसको गाइडेंस की जरूरत है कि वो उठाए कि नहीं उठाए, क्योंकि उसमें वैल्यूज है कि चोरी करना गंदी बात है, इसे कोई मतलब नहीं होता है, इसे आगे जाके जो है बहुत सारी आपने जो है उसको समझाई है बातें। अब उसको अपने आप गाइडेंस मिल गया कि ठीक है मेरे को इससे क्या करना है, जब तक मम्मी आके नहीं देगी या जब तक ये मेरा नहीं होगा तब तक मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। ये क्या है, गुण। गुण ने उसको छोटी सी बातें बट उसको गाइड कर दिया। तो इस तरीके से गुण जो है बच्चे को गाइड करते हैं और स्वतः निर्णय लेने में
योगदान देते हैं। और इससे बच्चों में आंतरिक स्थिरता एवं प्रसन्नता आती है। वो हर समय उसको पता है क्या करना है। अगर जैसे छोटी बात है कि दो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, दो बच्चे जो है वो कासल बना रहे हैं, एक बच्चे का कासल छोटा बना, एक बच्चे का कासल बड़ा बना। जिसका छोटा बना उसको कई बार गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बहुत ही कॉमन चीज है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम बाद में बड़ा कासल बनाएंगे, इसके आधार पर हम लगेंगे नहीं मुझे भी ऐसा बनाना है। बट उस फ्रस्ट्रेशन एंगर को वो कैसे रेगुलेट करेगा? क्या वो उसका कासल तोड़ देगा, वो उस बच्चे से लड़ाई कर लेगा या वहां से उठ के चला जाएगा? तो ये भी हम कैसे गुण सिखाते, जैसे हमने क्षमा गुण सिखाया उसको, ठीक है। तो ये जो गुण है ये भी इनको धीरे धीरे आंतरिक स्थिरता देते कि ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं बना लूंगा, कोई बात नहीं। इस तरीके से ये जो चीजें हैं गुण उनको अंदर से प्रसन्नता का जो है वातावरण में बनाते हैं, आंतरिक प्रसन्नता। ये कंपास की तरह काम करते हैं। जब हम अडल्ट हो जाते हैं, हम एडोलसेंस स्टेज में हैं, तो अब जैसे कि ज्यादातर पेरेंट जो है वो ये चिंतित रहते हैं, मैं भी पेरेंट हूँ, तो सब लोगों को ये चिंता रहती है कि जमाना बदल रहा है, इतने सारे गलत गलत एक्सपोजर हमारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे? अगर कोई इसका फ्रेंड है जो कि कुछ गलत जो है संगत में है, फिर मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा? ये प्रश्न जो है बहुत ही जायज प्रश्न है जो हर एक पेरेंट के दिमाग में आज घूमता रहता है। तो इसमें क्या है, हमें ऐसे उनको गुण सिखाने हैं, ऐसे उसके चरित्र का निर्माण करना है कि वो खुद ही अपने आप को गाइड करे कि क्या सही है और क्या गलत है, ड्रिंक हमारे लिए क्यों गलत है, क्यों सही है, क्यों लोग ले रहे हैं, क्यों लोग नहीं लेना चाहिए। तो ये चीजें क्या, ये कंपास धीरे धीरे एक कंपास की तरह काम करता है। यही कारण है कि मैं भी देखिए एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि इस टाइम 3000 बच्चे हैं वहाँ पर। उसमें मैं गहराई से ऑब्जर्व करती थी, कुछ बच्चे उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसके साइड में बच्चा बैठ के ड्रिंक करता है, कभी कभी ड्रग्स भी लेते हैं, वो बच्चे उनको उल्टा के समझाते हैं कि देख तेरी जिंदगी खराब हो रही, तू क्यों कर रहा है ऐसे, है ना, तेरे को कोई फ्रस्ट्रेशन है तो तू मुझे बता, मैं तेरे मम्मी पापा से बात करता हूँ, मैं तुझसे बात करता हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो बच्चा पीड़ित है उसकी बात अलग है, बट जो बच्चा पीड़ित नहीं है, जो बच्चा उसको सपोर्ट कर रहा है या जो बच्चा उसको ऑब्जेक्टिवली समझ पा रहा है, उसमें कैसे ये योग्यता आ गई? इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि जो है हर बच्चा ऐसी चीजों में जाएगा और प्रभावित हो जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर कोई तो गाइडिंग फैक्टर है, कोई तो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है जिससे कि ही इज टेकिंग डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो ये चीजें जो है ये गुणों के विकास से, हम बच्चों भी सही समय पे अगर उनका विकास करें तो ऐसी चीजों से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे बच्चों का एक तरीके से साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी होती है, एक तरीके से स्पिरिचुअल जो है, एक तरीके से स्पिरिचुअल वैल्यूज को डेवलप करके इम्यूनिटी जो है उनमें डेवलप करती है। और हम जो है सही गुणों का चयन अगर करें बच्चों के लिए, मैंने जैसे बोला सद्गुण है, दुर्गुण है, सही चयन करेंगे तो क्या होता है कि माता पिता को अक्सर बोझ नहीं बनते। जैसे हमारे यहाँ पे एक पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें 3 तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल है। उसमें एक पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। उसमें क्या होता है कि माँ बाप जो है वो बड़े ही जो है एक पावर पोजीशन के रूप में आते हैं कि आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसे उठना है, आपको यही पहनना है, आपको ये नहीं पहनना है, आपको ऐसे ही लिखना है, ये आपका पढ़ाई का टाइम है, आप इससे बिल्कुल इधर से उधर नहीं हो सकते। बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट रूल, जहाँ पे बच्चे की चॉइसेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, जहाँ पे बच्चों की इच्छाओं का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। मान लो कि ऐसी पेरेंटिंग है और फिर वो पेरेंट ऐसा चाहते हैं कि जो बच्चा है वो बड़ा इंडिपेंडेंट बने, वो अपने डिसीजन खुद ले, तो ये बिल्कुल क्या हो जाता है कि पैराडॉक्सिकल हो जाता है, क्योंकि हमने अपने बच्चे को बचपन से ही चॉइसेस पूछी नहीं कि अच्छा ठीक है बच्चा आप पढ़ने का मन नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, अच्छा ठीक है अभी पढ़ना तो बाद में आपको लगता है आप कब पढ़ोगे फिर, अच्छा और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या लगता है फिर मैं मतलब है ना आपको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो पनिशमेंट भी उसको चूज करने दो, वो खुद ही बोलेगा अच्छा ठीक है ये कर देना फिर। तो ये क्या होता है, इससे हम उनको चॉइसेस दे रहे हैं, या आप सेल्फ अपने लिए पनिशमेंट क्या चूज करोगे, क्योंकि हम आज भी इस उम्र में भी हम कई बार गलती करते हैं, तो उस टाइम हम अपने लिए, जैसे गांधी जी बोला करते थे कि अगर कोई गुणों का विकास क्यों तो जो है आज भी हम क्या करते, गलती करते, तो गांधी जी बोला करते थे कि वो एक व्रत ले लिया करते थे। तो इस तरीके से गुणों का विकास करने से क्या होता है, वरुण भैया मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या? दीदी आप कंटिन्यू करिए। हाँ ठीक है। तो उसके बाद में ये है कि अगर हमें अभी जैसे क्या होता है कि जैसे हमें एप्रीहेंशन होती है, वो कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत कॉमन पार्ट होता है कि कोई भी काम करने से पहले हमें एप्रीहेंशन होती है कि अरे क्या होगा। अब बच्चे के मामले में तो हम उसको बच्चा तो देखते ही नहीं, हम हमेशा फ्यूचर ही देखते हैं। किसी के बड़े बच्चे को देखो, वो बहुत सफल जो है ऑफिसर बन गया, बोले कि हे भगवान मेरा बच्चा कब ऐसे होगा, मतलब प्रेजेंट से सीधे फ्यूचर में चले जाते हैं। अब मैं ये बोलती हूँ कि बिल्कुल जाना चाहिए आपको फ्यूचर में, बट आपको ये सोचना चाहिए कि प्रेजेंट में हम उसको भावी श्रेष्ठ व्यक्ति
व्यक्तित्व बनाने के लिए हम उसमें आज क्या इनकलकेट कर रहे हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये श्योर हो जाइए कि अगर आपने गुणों का विकास किया तो वो 101% एक श्रेष्ठ व्यक्ति ही बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। अब जो है ये हमने बात कर ली कि बच्चों में गुणों के विकास से क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से गुणों का विकास करना चाहिए। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इस पे किताबें भरी पड़ी हैं कि कितने तरीके के गुण होते हैं। साइकोलॉजी में तो पूरी एक टाइपोलॉजी दी गई है और जो है उससे हमें पता चलता है। बट अगर जो है मैंने इसको थोड़ा सा दो ही पार्ट में बांटा है एकदम उसको सिंपल बनाने के लिए। तो एक हम बोल सकते हैं आंतरिक या आत्मिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक, जो मेरे से एकदम रिलेटेड है, जो मेरे अंदर चलेंगे। और दूसरा है सामाजिक, जिसमें मैं और लोगों से इंटरेक्ट करूंगी या इंटरेक्ट करना चाहूंगी। तो पहले ये जैसे प्रेम, मेरे अंदर प्रेम हो, मेरे लिए भी दूसरों के लिए भी, दया है, क्षमा है, करुणा है, इनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है सामाजिक। सामाजिक मतलब मेरे आसपास दो लोग हैं, क्या मैं उनके इमोशन को समझ पा रही हूँ, मैं कैसे इमोशनली रिएक्ट कर रही हूँ, क्या मेरे अंदर जस्टिस है, अगर मेरी चीज किसी ने छीन लिया, किसी ने जो है मैंने किसी की चीज छीन ली, तो यहाँ पे कैसे न्याय किया जाना चाहिए। अगर जो है ईमानदारी, अगर किसी ने मेरे से ज्यादा पैसे दे दिए मेरे को, तो मैं कैसे इस पे बिहेव करूँ। त्याग, दो भाई बहन है, उसमें एक को ज्यादा मिल गया, एक को कम मिल गया, और जो है अब इसको कैसे हैंडल करूँ इस इमोशन को। तो इस तरीके से सामाजिक मतलब आपसे, आपके अलावा एक और व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट होता है, और वहां पे एक मॉरल डिलेमा जो है, एक डिलेमा वहां पे होता है, और उसमें हम कैसे रिएक्ट करें, इसके लिए सामाजिक जो है वो कई गुण जो है हम उसके व्यक्तित्व में विकसित कर सकते हैं। आत्मिक जो केवल मेरे से रिलेटेड है, बट नो डाउट वो मेरी प्रतिक्रियाओं में आएंगे। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, जिनको हम प्यार से गुरु जी बोलते हैं, तो उनकी जो वाङ्मय है, उस वाङ्मय में उन्होंने बहुत बहुत ही अच्छा लिखा है। मुझे लगता है कि कोई भी साइकोलॉजिस्ट फेल है उसके सामने, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी की थियरीज भी उसमें दे दी है, उन्होंने साइकोलॉजी की स्टडीज भी दे दी है। तो उन्होंने जो है इस बुक में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लिखा है। एक जगह पे उन्होंने लिखा है कि बचपन से कौन से गुण को विकसित करने के लिए हमें जो है तत्पर हो जाना चाहिए। जैसे ही बच्चा आए, कैसे ही हमें एकदम क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि हमें ये जिन्हें विकसित करने बचपन से। कई बार क्या होता है कि एक गलत फहमी कुछ जो है हमारे अंदर आ सकती है, किसी के अंदर भी आ सकती है कि क्यों बचपन से कर रहे, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी उसको 7-8 साल का तो हो जाने दो, अभी क्या करना है करके। तो वो कागज का मतलब खाली का जो है, खाली कागज होता है, आप ये कह सकते हो। या फिर एक ऐसा, आपने कुम्हार का घड़ा देखा होगा, जब वो बनाता है तो बिना उसको पहले वो गर्म करता है, बाद में गर्म करता है, गर्म करने के पहले वो बहुत कच्चा घड़ा होता है। तो लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये तो कच्चा घड़ा है, इसमें आप जो लिख दोगे वो हमेशा के लिए इस पर अंकित हो जाएगा। तो ये सब बातें हमारे कल्चर में ऑलरेडी प्रेवलेंट है, और ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चों को बचपन से ही हमें छोटी छोटी एक्टिविटीज, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 3 साल का बच्चा है, उस समय बहुत आसान है उनमें ऐसे गुणों को विकास करना। ये मैं आपको अपने अनुभव से खुद बता सकती हूँ। अब कौन से गुण का विकास करें, तो इसके लिए वो वाङ्मय है। आपको कभी भी मौका मिले, अगर आप गायत्री परिवार के मेंबर हैं, तो आप जो है आसपास के किसी मेंबर के पास ये वाङ्मय होगा तो आप इसको जरूर पढ़ें। और अगर नहीं है तो गुरुदेव का साहित्य जो एक ऐप में है, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट उसमें से निकाले, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन रेफर दैट एज वेल। सो पहला है सदा प्रसन्न रहना। ये बहुत बड़ी चीज है, और ये साइकोलॉजी में इस पर अब काफी रिसर्च हो चुकी है कि अगर माता जो है वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहती है, पिता एकदम प्रसन्न चित्त रहते हैं, तो ये प्रसन्नता भी एक गुण है हमारी आत्मा का। शिवानी दीदी बोलती है कि प्रसन्नता हमारी आत्मा का एक गुण है, जिसे हमें बार बार एहसास कराना है, और ये बात सच है। तो हमें बच्चों को बचपन से ही ये गुण सिखा देना चाहिए। कैसे? इसके लिए पहले खुद भी प्रसन्न रहना पड़ेगा, हस्बैंड को भी प्रसन्न रहना पड़ेगा, दादा दादी घर में है उनको बार बार याद दिलाए कि नहीं नहीं, इसका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। और सबसे इसमें एक और गहरी बात है जो मैंने अपने अनुभव से भी सीखी है कि जब बच्चे को आप उठा रहे हैं सुबह सुबह, तब बहुत जरूरी है कि आप उसको प्रसन्न चित्त से उठाएं। आप गुस्से में या आप परेशानी में, या आपको ये टेंशन है कि अब उसके स्कूल का टाइम हो गया, उसके स्कूल का टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका प्रसन्न चित्त रहना, क्योंकि उसके फ्यूचर में ये प्रसन्न चित्त जो है वो हमेशा उसके काम आने वाला है। दूसरा है हम उसको साहस सिखाएं। कोई भी अगर डरा हुआ बच्चा होगा, भीरू बच्चा होगा, तो आप बताइए कि वो क्या नेतृत्व करेगा फ्यूचर में, या क्या किसी को सहायता देगा, या हमें भी क्या सहायता देगा। वो खुद ही दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा। तो साहस एक गुण है जो बच्चों में विकसित करना ही चाहिए। इसके लिए जो है साहसिक कहानियां हो सकती है, मैं आगे भी तरीके बताऊंगी।
साहसिक कहानियां हो सकती है, बड़े बड़े जो हमारे साहसिक लोग हुए हैं जिनका, जैसे महाराणा प्रताप है, उनकी हमारे राजस्थान में हमने बचपन से ही उनकी काफी चीजें पढ़ी हैं और हमारे दिमाग पे, मेरे दिमाग पे आज भी अंकित है जो मैंने बचपन में पढ़ा था। तो वो ऐसे जो है उनकी फोटो लगाना, बार बार उनके वीडियोस दिखाना, उनकी स्टोरीज सुनाना, तो साहस के जो है आदर्श उनको बहुत छोटे से ही जो है उनको दिखाने चाहिए। निस्वार्थता, ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने हम बच्चों को तो चाहते हैं कि वो निस्वार्थ बने, बट हम खुद स्वार्थी होते हैं। जैसे कि हमने कैसे बिहेव किया अपने परिवार में एक दूसरे के साथ में, या फिर हस्बैंड वाइफ ने आपस में कैसे बिहेव किया, अब इसको वो बच्चा देखता है, या हमने बच्चे के साथ कैसे बिहेव किया, हमने स्वार्थपूर्ण बिहेव किया। बच्चे बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ग्रॉस लेवल पे करते हैं, और बट वो जो है जो इमोशनल लेवल है उसको बड़े गहराई से उन पे अंकित हो जाती है वो चीजें। तो निस्वार्थ भाव इसलिए जरूरी है क्योंकि निस्वार्थ भाव आज होगा आपके अपने लिए, दूसरे टाइम में जब वो बड़ा होगा तो आपके लिए भी निस्वार्थ होगा। जो माँ बाप हमेशा लास्ट समय में जब उनको जो बूढ़े हो जाते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि माँ बाप बच्चे को इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि उनको लास्ट में वो बुढ़ापे में काम आए, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि एक जो संतान है वो हमारा कर्तव्य है कि परमात्मा ने हमें एक मौका दिया है एक संतान को पैदा करने का, उसको फैसिलिटेट करने का। हमको केवल बॉडी दी है, पैदा तो हमने भी नहीं किया, वो तो परमात्मा ने पूरी मशीनरी दी थी, जिस मशीनरी का मुझे पूरा नॉलेज भी नहीं है। और उस बिना नॉलेज के भी वो एक बच्चा जो है वो आपके घर में आ जाता है। आप केवल हार्ड मास के बच्चे को लाने में कैपेबल हो, वो भी परमात्मा की कृपा से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गॉड। और उसके बाद में वो बच्चा आ जाता है तो वो भी उसका विकास स्वतः ही होता है। वो 5 से 6 साल का, 6 से 7 साल का, उसकी बॉडी कैसे बढ़ रही है परमात्मा ने ऑलरेडी मशीनरी दे दी है। तो फिर मेरा काम क्या है? मेरा काम उसको केवल गुण देना है, मेरा काम है ऐसा वातावरण बनाना है। तो ये जो निस्वार्थ भाव है उसमें हम जो है हाईएस्ट फैसिलिटेशन करें। अगर आप खुद निस्वार्थ फैसिलिटेट करेंगे तो ये 100% बात है कि वो आपको सामने से अपने आप ही मिल रहा है। आपका बच्चा खुद निस्वार्थ होता है, वो धीरे धीरे क्या वो होता ही चला जाता है। दया और सहानुभूति, कई बार ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको आप देखते होंगे अपने आसपास में कि जैसे किसी दूसरे बच्चे को मारा और बहुत जोर से हंस रहे हैं, दूसरे बच्चे को जो है ब्लीडिंग हो रही है, उसको बहुत जोर से लग गई, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और जो पेरेंट है उनका भी ध्यान नहीं है कि ऐसा हुआ, वो बोलते अरे कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये बात बहुत छोटी है बट ये बहुत गहरी बातें होती है। इन बातों से उसका जो सॉफ्ट जो मन है इस टाइम, जो बहुत ही जो है उस टाइम सॉफ्ट होता है, अगर हमने उस समय ध्यान नहीं दिया तो वो निर्दयता उस बच्चे के लिए बहुत घातक हो जाती है। जो मैं एक प्रवचन सुन रही थी कालीचरण भाई साहब जी का, तो उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी। जो कई बार क्या होता है, मतलब उन्होंने एक में वो बताया था कि अगर आप जेल में जाएं और कैदियों से मिले तो आप देखेंगे कि कई कैदी जो हैं वो ये बोलेंगे कि हमारी माँ ने हमको, हमारी माँ की वजह से आज हम कैदी हैं। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ऐसा कैसे आप माँ की वजह से कैदी हैं? माँ तो कभी नहीं चाहती कि आप प्रिजनर बनो या आप ऐसे गलत काम करो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, उन्होंने गलत समय पे मुझे जो है वो दया करना, गलत समय पे मेरे को जो है सपोर्ट किया, और सही समय पे उन्होंने मेरे को दया करना नहीं सिखाया। मुझे सहानुभूति जैसा जो गुण होता है वो मुझे महसूस नहीं कराया, और यही कारण है आज मेरे को किसी को मारते हुए दया नहीं आई। तो मैं जो है इसका कारण वो है मेरा बचपन, उसमें मेरी माँ का गलत समय पे मेरे पे जो है सपोर्ट करना। तो इसमें मैं माँ को इसमें माँ की ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस घटनाक्रम को पूरा समझिए कि केवल माँ शब्द जो है वो व्हाट्सएप पे आप देखेंगे कि मीडिया में बहुत हाइप किया जाता है। माँ हमें, हम माँ के भी अपने गुण होते हैं, अगर हम उन गुणों को बना पाते हैं तो वो ही ममत्व के गुण होते हैं। तो उसी में एक गुण आता है कि सही समय पे बच्चों को दया और सहानुभूति को सिखाना। उसके बाद है उत्साह और दिलचस्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बताऊं एक साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने बचपन से ही बच्चों में जनरली उत्साह होता है, ये उसका इंटरनल जो है वो ट्रेट है, और अगर उसको हमने बनाए रखा तो आप देखिए कि एक टाइम के बाद में जब वो आत्मनिर्भर बनेगा वो हमेशा उत्साहित ही रहेगा हर चीज के लिए। कोई काम के लिए उत्साहित रहेगा, कोई प्रोजेक्ट के लिए उत्साहित रहेगा, जो है बाहर जाने के लिए, कुछ जो है साइकिल चलाने के लिए, हर चीज के लिए। बस केवल शुरू में जब वो छोटा है तब जो उसका उत्साह है वो हमें मेंटेन करना चाहिए। अगर हमारा एनर्जी लेवल एज ए पेरेंट लो है, उसके कई कारण हो सकते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर का माहौल ठीक नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर बार जो है एक ही व्यक्ति उसका कारण नहीं हो सकता है। उन परिस्थितियों में भी हम अपने बच्चे का उत्साह कम ना होने दें। उस परिस्थितियों में भी ऐसी परिस्थितियां ढूंढें कि हमारे बच्चा का उत्साह उस चीज के लिए बना रहे। और दिलचस्पी, जो भी काम है उसको इतना दिलचस्प बनाइए कि जो है बच्चा जो है धीरे धीरे उसको समझ में आने लगे कि इंटरेस्ट क्या होता है। और इंटरेस्ट डेवलप होने से क्या होगा कि कभी भी ऐसी शिकायतों का मौका नहीं मिलेगा कि इसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता,
जैसे कि एक बहुत अच्छे जो है सेंट है जिनका यूट्यूब पे काफी जो है वीडियो आता रहता है, तो वो अपनी बचपन की एक कहानी सुनाया करते थे कि उनको स्कूल तो वो जाते थे, वो बोलते थे मैं स्कूल जाता था पर मैं किताब कभी नहीं पढ़ता था, मुझे उन किताबों से बड़ी ही घृणा थी और वो किताब देख के मुझे लगता था कि हे भगवान क्या है ये। तो उन्होंने बोला बट एक चीज थी कि मैं हमेशा जो है और कुछ किताबें पढ़ता रहता था, जितनी भी किताब थी मेरे घर पे वो मैं पढ़ता रहता था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। और तो मेरे दोस्तों ने पूछा कि भाई तू कुछ तो गड़बड़ करता है या तो तू कुछ तो नकल करता है, ऐसा हो नहीं सकता कि तू किताबें पढ़ता नहीं अपने स्कूल की और फिर उसके बावजूद तेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। तो एकदम लास्ट टाइम में पढ़ के कैसे आते? तो उन्होंने बोला मैंने बस वो ट्रेड मेंटेन करा और लास्ट में जो जरूरी था मैंने पढ़ा, तो चूंकि मेरा पढ़ने का रूटीन बना हुआ था, दिमाग की ग्रहण शक्ति तो थी, तो उसके बाद जो है उसकी वजह से मैं आराम से एग्जाम में पास होता रहा। यही चीज हमें एज ए पेरेंट भी जानने की जरूरत है कि बार बार जो है एक ही चीज में अगर उसको बोरिंग हो रहा है तो उसको हटा करके वैसी ही चीज जिससे, जैसे मान लो पढ़ना, तो अगर पढ़ना सिखाना है तो पहले दिलचस्पी वाली चीजों से पढ़ना उसमें डेवलप कर, जैसे स्टोरी उसको अच्छी लगती है, नॉवेल कोई चीज अच्छी लगती है, अच्छी अच्छी नॉवेल्स भी बहुत है, कोई अच्छी जो है हमारे पास घर में कुछ अच्छी बुक्स रखी है वो है, अगर उसको एक बार पढ़ने में दिलचस्पी होगी फिर वहां से बोरिंग किताबें जो है वहां पे शिफ्ट करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। या फिर जैसे उसको सोशल साइंस अच्छी लगती है उसको वही पढ़ने दो पूरे दिन, मैथ्स उसको थोड़ा टाइम बाद में जब उसको लगे कि हाँ, तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है ये चीजें हमें एज ए पेरेंट जो है शुरू में थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है क्योंकि बच्चे उस टाइम बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, ये बहुत जरूरी है। कैसे? अभी जैसे अगर बच्चे का आत्मविश्वास ही कमजोर है और अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा कि वो हमेशा आप पे निर्भर बना रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हमारे पड़ोस में या हमारे घर में या हमारे आसपास में हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनको अप्रूवल की बहुत जरूरत लगती है, ये सही था ना, मैं सही कर रहा हूँ ना, मैं सही कर रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ ना। ये क्या है? ये हमारे अंदर आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता की कमी है और इसके बीज एक्चुअली बचपन में ही पड़ जाते हैं। तो ये कई बार क्या होता है कि अगर मदर में या फादर में या घर में किसी व्यक्ति में जिसको बच्चा अपना मॉडल मानता है उसमें अगर इसकी कमी हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि बच्चे में ये चीज होगी। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा बचपन से ही आपको डिपेंडेंसी दिखा रहा है तो उस टाइम कुछ ऐसी स्टोरीज या कुछ ऐसी जो है उसके साथ खुल के बात करना, या अगर वो बहुत छोटा है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होना जिससे कि उसका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो। इसमें एक और चीज है जो मैं ओशो को यहाँ पे कोट करना चाहूंगी कि ओशो बताते हैं कि आप छोटे बच्चों को देखो और छोटे बच्चे क्या करते हैं, कभी भी आप देखना अपना है ना, उनको आप एक कपड़ा दे दो, उस कपड़े में छोटे धागे निकलते रहते हैं। 8-9 महीने 10 महीने का बच्चा वो क्या करेगा, उसको कुतरता रहेगा, उसको बड़ा अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे काफी काफी चीजें ना बहुत बारीक बारीक चीजें ढूंढते रहते हैं, उनमें ये बड़ी ही आप देखिए क्वालिटी होती है। अब पेरेंट क्या करते हैं, अब वो अपने काम में बिजी है, मदर फादर या घर में दादा दादी कोई भी, और चूंकि पहला बच्चा है, कई बार दूसरा जो भी है आपका जो बच्चा है, बड़ा ही प्यार रहता है बच्चों को देखे, बच्चे तो बड़े ही मतलब देखने में बड़े, हमको ऐसे लगता है कि बस अभी गोद में ले ले। तो जैसे मैं काम फ्री हुई, बच्चा एकदम मेडिटेशन की अवस्था में था, उस टाइम वो कुतर रहा था, बड़े ध्यान से उस चीज को देख रहा था। बट चूंकि मैं काम करके फ्री हुई, मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया वहां से। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये काफी महत्व की चीजें। उस टाइम बच्चे को अगर वो आपको नहीं बोल रहा है कि मम्मा मेरे पास आओ, तो आप बिल्कुल मत जाओ, पापा मेरे पास आओ मत जाओ, दादा मेरे पास आओ नहीं, उस वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको उस टाइम खेलने देना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों के साथ ये हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि उसको जो अगर वो खेल रहा है तो आप बीच बीच में जो है हमें उसको इंटरफेयर नहीं करना है। लेट हिम और हर एक्सप्लोर द थिंग्स विच आर देयर इन द एनवायरमेंट, और जब वो आपकी तरफ देखे बुलाए तब अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि इससे भी बच्चे में आत्मनिर्भरता आती है, उसको समझ आता है, एक बार वो गिरेगा थोड़ी सी चीजें निकलेगी, कहीं छुप जाएगी, वो ढूंढेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये हमें इन ये बहुत बचपन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर है नेतृत्व का गुण, कि हम जो है उसमें नेतृत्व की क्षमता को बचपन से ही बढ़ाएं। आप सब लोग खेल रहे हैं उसमें किस तरीके से उसको लीडिंग रोल देना है, क्या करना है, क्या डिसाइड करे, क्या प्लान करे, ये छोटी छोटी बचपन से लेके पढ़े। क्योंकि अंततः हर पेरेंट, मैं भी, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज आनी चाहिए। ठीक है, और वो लीडरशिप क्वालिटीज जो है उसका बीज भी बचपन में ही हम डाल सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे और सद्गुण हैं जो कि मैंने शुरू में भी बताए हैं, उनका धीरे धीरे जो है हम बच्चों में एक एक करके हम विकास कर सकते हैं। तो ये जो है गुरुदेव ने ऐसे ये बताए हैं, और गुरुदेव ने इसका काफी डिटेल में जो है विस्तृत दिया है किस तरीके से क्या करें। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू बताया है।
इसके अलावा गायत्री परिवार ने ये रत्न दिए हैं और ये मुझे स्लाइड बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये जो है AWGP की वेबसाइट से ये ली है। और इसका मुझे सबसे अच्छा जो शब्द लगा वो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी कि उत्तराधिकार में अपने बच्चों को क्या दें। जैसे जो है पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अब मेरे 2 बच्चे हो गए, अब जो है बड़े हो गए, अब मैं इसको ये फ्लैट दूंगा, उसको वो फ्लैट दूंगा, ठीक है। एक पेरेंट सोचता है कि यार मेरे तो एक लड़की एक लड़का है, मैं इसको ऐसे सेटल कर दूंगा। एक सोचता है कि अभी लड़की होगी हमारे राजस्थान में, चूंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरी मम्मी जो है अक्सर ऐसी बातें करती थी कि कितना इसके लिए गोल्ड लेना है, ठीक है। और मेरी मम्मी फिर भी कम करती है, हमारे पड़ोस में ऐसी बातें ज्यादा होती थी, तो वहां पे होता था कि अरे इसके लिए हमने इतना गोल्ड ले लिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी मुझे जो काफी ट्रेडिशनल फ्रेंड्स हैं मेरे, वो मेरे से बताते रहते हैं मुझे, या जो मेरी उम्र से काफी बड़े हैं, वो मुझे बोलते हैं अरे तुम है ना 2-2 जो है ये गिन्नी खरीदते रहना अपने बच्चे के लिए, बुढ़ी है ना तुम्हारे, तुमको गोल्ड देना पड़ेगा। तो खैर मैं उनको कोई जवाब नहीं देती, बट मैं जरूर इस सेशन में शेयर करना चाहूंगी कि ये चीजें हमें प्लान नहीं करनी है। हमें प्लान ये करनी है कि हम एक्चुअली में उत्तराधिकार में बच्चों को क्या देना चाहते हैं। हमें बच्चों को वो चीज देनी चाहिए जैसा हम बच्चे को बनाना चाहते हैं। और हम क्या बनाना चाहते हैं, हम बच्चे को जो है इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। पहला, हर माँ बाप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। दूसरा, हर माँ बाप अपने बच्चे को एक अच्छा व्यक्तित्व जो है अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता है। और तीसरा, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका जो बच्चा है वो सक्सेसफुल बने। और चूंकि आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, तो माँ बाप ये भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा साइकोलॉजिकली बड़ा ही स्ट्रांग हो, उसमें कभी डिप्रेशन ना आए, उसमें कोई एंजाइटी ना हो, उसमें कोई परेशानी ना हो, वो बड़ा ही प्रसन्नचित्त रहे। तो ये क्या है, ये आंतरिक चीजें हम चाहते तो ये है, बट हम इस पे कम प्लानिंग का टाइम देते हैं और ज्यादा प्लानिंग का टाइम हम ये देते हैं कि हम उसको उत्तराधिकार में क्या देंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव है कि भाई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बच्चे में सही गुणों का और चरित्र का निर्माण किया, एक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण अगर अपने बच्चे में किया, तो ये सब चीजें जो है वो स्वतः उसके पीछे आएगी और वो स्वतः ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में उभरेगा। और लोग अपने, और ये जो चीजें जो हम सोच रहे हैं वो स्वतः ही उसको जो है इकट्ठा कर लेगा। तो ये गुणों का भी एक ये चीज है कि हम गुणों को उतना महत्व अगर देंगे एज ए पेरेंट, तो ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर हम महत्व देंगे तो ये पक्की बात है कि हमारे बच्चों में उतने ही महत्व से ये चीजें विकसित होंगी। अब वो 9 जो है लेगेसीज क्या है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो ये यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझाई और बड़ी अच्छी है। पहला है उदारता। तो ये जो है आपने देखा होगा कि कोविड के समय में भी काफी लोगों ने जो है डाला है, व्हाट्सएप पे डालते रहते हैं कि मेरे बच्चे ने जो है अपने पॉकेट मनी से निकाल के डोनेशन के लिए ये दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, इससे बच्चों में उदारता की भावना जो है वो विकसित करना है। तो ये उदारता एक गुण है जो हम अपने बच्चों को सिखाए कि आप अकेले नहीं हैं। आप जिस सड़क पे चल रहे हैं वो सड़क भी बेटा किसी ने बनाई है बड़ी मेहनत से। पता नहीं वो व्यक्ति जीवित है या नहीं जीवित है, बट वो धूप में उसने बनाई है, उसके लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड रखना है। इस तरीके से छोटी छोटी बातों से हम उसमें उदारता विकसित कर सकते हैं। फिजिकल एफर्ट्स, श्रमशीलता बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी आज के बदलते हुए समय पे, जब हमारे पास जो है केवल जो है फ्लैट छोटे छोटे, चूंकि मुंबई में हम लोग रह रहे हैं, मैं मुंबई जो है उन लोगों के लिए ज्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं या ऐसा महसूस कर रही हूँ गाँव से शहर शिफ्ट होने के बाद कि कितनी छोटी जगह में मुझे अपने बच्चे को रखना पड़ रहा है। वहाँ पे हम बिल्कुल, मैं बता रही हूँ कि कुछ ही मीटर्स में हम उसी घर में चलते रहते हैं और सारी चीजें चूंकि अवेलेबल है, टीवी के पास में रिमोट भी लाना नहीं पड़ता, सब चीजें इतनी ऑटोमेटिक हो गई हैं। तो श्रमशीलता का महत्व बहुत बढ़ गया जो है घट गया है। स्कूल की बस है वो घर के नीचे आ जाती है, आप खुद ड्राइव करके जाते हो, तो श्रमशीलता हमारे जीवन में रही नहीं है और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। श्री मदर जो है शिव अरबिंदो आश्रम में, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर आपको अपने बच्चे को जो है कोई भी चीज को देना है, सिखाना है, आपको कॉग्निटिवली कोई चीज सिखानी है, जैसे आपको स्टडीज सिखानी है ना, आपको इन्फॉर्मेशन उसको सिखानी है, तो उतने ही घंटे उसका फिजिकल एफर्ट होना चाहिए जितने घंटे वो अपना मन को यूज कर रहे हैं। तभी आपका जो है वो प्रॉपर बैलेंस होता है। इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, अगर 4 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे उसका उतना ही फिजिकल एफर्ट भी होना चाहिए, ये श्री मदर कहा करती थी। इसीलिए वहाँ की जो स्कूल है वहाँ पे फिजिकल उसकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, फिजिकल जो स्पोर्ट्स है इन चीजों की। उसके बाद है आत्म संयम, वो अपने बच्चों को सिखाएं और हम भी खुद इसको जो है विकसित करें कि किस तरीके से हम संयम करें अपने आप को। जैसे कि व्रत करके हमने अपने आप को संयमित कर लिया, आज मेरे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं आई तो हम कैसे अपने आप को संयमित कर रहे हैं। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों से ये एक गुण है जो हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। उसके बाद में है
स्वच्छता, अपने बच्चों को आसपास स्वच्छता। अब उसमें ये आता है कि हम केवल अपने ही घर में नहीं, बाहर भी थोड़ी स्वच्छता सिखाएं, सादगी सिखाएं। जीवन उच्च विचार परम पूज्य गुरुदेव का एक जो है स्लोगन है, और ये जो है ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इससे क्या होगा, इससे काफी चीजें कॉम्प्लेक्स होने से बच जाती है। तो ऐसी वैल्यूज हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद में है कि हम जो है आत्मविश्वास और ईश्वर पे विश्वास। अब मैं आपको बताऊं कि स्पिरिचुअलिटी पे, चूंकि मेरा रिसर्च टॉपिक भी यही है और मैं इसी में सबसे ज्यादा रिसर्च करने में बिलीव करती हूँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वेस्टर्न में इतनी रिसर्च पब्लिश हो चुकी है जिसको कि जिसमें ये साफ साफ लिखा गया कि जिन बच्चों में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अच्छा है या जिन बच्चों में इनकलकेट की गई है स्पिरिचुअल वैल्यूज, वो क्या होता है कि उनमें सुसाइड करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, वो ड्रग एडिक्ट बहुत कम बनते हैं, और उनमें काफी जो है पॉजिटिव इमोशंस जो है वो ज्यादा रहते हैं। तो ये क्या है, ये है कि बचपन से ही ऐसे जो है बिलीफ सिस्टम अगर हम डेवलप करेंगे तो काफी वो इम्यून हो जाते हैं। इस तरीके की जो है हम ये चीजें हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं अपने बच्चे में। अब बात आती है कि हम कैसे डेवलप करें, है ना। अभी तक हमने काफी बात कर ली, बट हमने इस टॉपिक को अभी तक नहीं छेड़ा कि हम डेवलप कैसे करें बच्चों का निर्माण। चूंकि ये भी स्लाइड जो है परम पूज्य गुरुदेव ने ही जो है उनके उनसे ही है। उन्होंने लिखा है कि बच्चों का निर्माण परिवार की प्रयोगशाला में। अब आप अपने परिवार को क्या मानेंगे, हम अपने परिवार को एक प्रयोगशाला मानेंगे, एक लेबोरेटरी है जहाँ पे हम जो है अपने बच्चे को, व्यक्तित्व को पका रहे हैं, बना रहे हैं। तो इस प्रयोगशाला में हम अपने बच्चों का निर्माण करेंगे। अब निर्माण, इस बात को समझने के पहले हमें दो कोटेशन समझने की काफी जरूरत है। पहला ये है कि वैल्यूज आर कॉट रादर देन टॉट। एक तो ये है कि वैल्यूज को कभी सिखाया नहीं जा सकता। वैल्यूज केवल अपने आप जो है बच्चा अपने आप कैच कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि मतलब उसके व्यक्तित्व में अपने आप वो आ जाता है। दूसरा है कि वैल्यूज आर लर्नड रादर देन प्रीच्ड। आप उपदेश देकर के नहीं सिखा सकते। वैल्यूज केवल सीखी जा सकती है, बच्चों की स्वतः एक प्रक्रिया होती है जिसमें वो सीख सकते हैं। बट हाँ, ये प्रक्रिया हम कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल कह सकती हूँ। अब जो वैल्यूज है, काफी जो पेरेंट्स हैं वो मुझसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अच्छा छोटा बच्चा है तो उसको कैसे करें, बड़ा है तो कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें बाहर से अंदर की ओर वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है, और जो बड़े बच्चे उसमें अंदर से बाहर की ओर रिफ्लेक्शन आता है। तो आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे उनका बहुत ज्यादा जो है बाहरी उसका कोई महत्व नहीं होता कि वो क्या व्यवहार कर रहे हैं, उससे ज्यादा महत्व होता है कि अंदर उनके जो है अंदर में हम क्या डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड उनकी कैपेसिटीज होती है। कॉग्निटिव कैपेसिटी भी बचपन में लिमिटेड होती है, इमोशनल, ये काफी कैपेसिटीज लिमिटेड होती है। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे हमारी कैपेसिटीज भी क्या होती है, डेवलप होती चली जाती है। तो छोटे बच्चों में सबसे अच्छी बात यह है कि हम बाहर से अंदर, आप जैसा बिहेव करेंगे बाहर, आप जैसी परिस्थितियां बनाएंगे, वो स्वतः ही उसके जो है व्यक्तित्व में वैसे परिवर्तन आने लग जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, अब उसने वो परिवर्तन ग्रहण कर लिए, अब उसने घर में सब चीजें देख ली, अब धीरे धीरे उसका एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड व्यू, व्यूज अबाउट वर्ल्ड। मुझे क्या लगता है कि समाज क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा इससे क्या रिलेशन है, मम्मी का क्या मतलब होता है, पापा का क्या मतलब होता है। हालांकि हर बच्चा बोलता माँ ही है, हर बच्चा बोलता पिता ही है, बट उनके लिए माँ और पिता शब्द का अर्थ अलग होता है दिमाग में। वो कहाँ से डेवलप होता है, वो परिवार से डेवलप होता है। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड व्यू बोला जाता है, जो कि हमारे अंदर बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमें बाहरी रूप में धीरे धीरे दिखाई पड़ता है कि अच्छा मेरे बच्चे की वैल्यूज ये है, मेरे बच्चे की वैल्यूज ये है। तो ये गुणों के विकास की प्रक्रिया बचपन में बाहर से अंदर होती है और फिर अंदर से बाहर होती है। उसके बाद एडोलसेंस में बच्चा खुद सोचता है कि नहीं नहीं ये गलत है, मैंने ये काम किया ना, इससे मेरे को बहुत परेशानी हुई, मैं ये करने वाला नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद वो जो है खुद से डिसीजन लेने लग जाता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, और उसमें हम कई बार एज ए पेरेंट, एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, हमारे पीयर्स भी उनको हेल्प करते हैं इस प्रक्रिया में। अब जो है ये चीजें हैं जो मैंने ढूंढी थी एकदम सरल बनाने के लिए इस प्रेजेंटेशन को, कि हम किस तरीके से आज के समय में ये जो है गुणों का विकास करें। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो मैंने प्योर साइकोलॉजी का कंसेप्ट लिया है, वो है मॉडलिंग के द्वारा। अब मैं आपको बोलूँ कि ये थियरी है, इस पर काफी रिसर्च हो चुकी है, उसमें बहुत मतलब सिंपल तरीके से समझाया गया है कि हम अपने बच्चों में गुणों का विकास करने के लिए एक मॉडल उनके सामने प्रस्तुत करें। जैसे कि गुरुदेव है, उन्होंने जब मैं छोटी थी, क्योंकि मैं बहुत 6 साल की, बहुत छोटी सी उम्र से, 6 साल की उम्र से ही मैं जो है मिशन से जुड़ गई थी। तो वहाँ पे मैं एक स्टॉल के पास सबसे ज्यादा जाया करती थी, मुझे आज भी याद है, जहाँ पे शिवाजी महाराज की एक स्टोरी है। तो मतलब परम पूज्य गुरुदेव ने जितने भी विशिष्ट व्यक्तित्व हुए हैं उनके ऊपर बहुत छोटी छोटी किताबें लिखी हैं।
और मुझे रानी लक्ष्मीबाई जो है वो हमेशा से उनका चरित्र जो है बड़ा ही प्रभावित करता था बचपन से ही। जब मैंने उनकी वो कहा जो उनकी एक वो है खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, मतलब वो चीज मेरे अंदर आज भी जो है वो गूंजती है मेरे दिमाग में, जो कि मैंने बहुत छोटे टाइम में सीखी थी। तो वो क्या है, वो मॉडलिंग है कि हमारे नैतिक शिक्षाओं की किताबों में हमारे टीचर जो है वो हमें ऐसी स्टोरी सुनाते थे, या फिर मैं स्टोरी सुनती थी, वो मेरे लिए एक मॉडल था। दूसरा मॉडल कौन है? दूसरा मॉडल होता है जीवंत जागृत मॉडल, जो हम पेरेंट्स के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर वो ज्वाइंट फैमिली है तो दादा दादी के रूप में आते हैं, अगर वो जो है बड़े भैया हैं तो उनके रूप में आते हैं। तो ये मॉडल है हमारे चारों तरफ, और कैसी मॉडलिंग जो है हो रही है उस पर काफी डिपेंड करेगा कि बच्चों में किस तरीके का विकास हो रहा है। अगर मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत ही उच्च आदर्श वाली माँ है, तो जरूर बच्चों में जो है वैसे गुणों का विकास होता है। और जैसे कि दीदी ने पहले सेशन में बताया था कि ऐसी काफी जो है हमारे यहाँ पे कहानियां जो है वो प्रचलित है, सच्ची कहानियां, जिसमें कि किस तरीके से एक आदर्श माता और पिता का बच्चा कैसे आदर्श होता है। ऐसे ही एक कहानी महाराष्ट्र में भी प्रचलित है जीजाबाई के बारे में, कि उन्होंने कैसे शिवाजी महाराज को बनाने में पूरा योगदान जो है वो जो है जीजाबाई का था। ऐसे ही जो है गुरु, ऐसे काफी स्टोरीज हमारे हैं। अभिमन्यु की जो माता जी थी उनको उनका काफी योगदान था। तो ये जो गुणों का विकास है ये मॉडलिंग के द्वारा होता है। सबसे पहले मॉडल जो है वो मदर होती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि मैं भी वर्किंग हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं जो है पार्ट टाइम मॉडलिंग करती हूँ मेरे बच्चे की। ठीक है, ये मैं आपको कहना चाहूंगी, और ये आपको भी समझने की थोड़ी जरूरत है कि अगर आप वर्किंग है तो पार्ट टाइम मॉडलिंग में क्या होता है कि काफी चीजों पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए फिर कौन उसका केयर टेकर है उसको समझना, उस केयर टेकर को उसी हिसाब का चूज करना, आपके घर में और कौन लोग हैं उनको बार बार प्रमोट, उनको वो रीइंफोर्स करना कि भाई आप मेरे बच्चे को इस तरीके से सिखाएं, आप ये चीज जो है इस तरीके से बिहेव करें। तो हम और भी जो मॉडल है हमारे घर में उनको भी उस तरीके से करके हम अच्छी मॉडलिंग अपने बच्चे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मॉडलिंग हो सकती है कैसे हम उनको जो है वैसे चलचित्र भी दिखा सकते हैं, जो मैं आगे के लाइन में मैंने लिखी, ये मॉडलिंग हो गई। दूसरा है रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी व्यवहारिक घटनाओं के द्वारा, जैसे कि मान लो बच्चा है आपसे इंटरेक्ट कर रहा है और आपके दो बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, दोनों में लड़ाई हुई, अब आपने वो व्यापारिक घटना में बच्चे ने उस टाइम, छोटे बच्चे ने गुस्से में कुछ बोला, गलत बोला, वो चला गया वहां से। उसके बाद शांति से हम उसको छोटी सी व्यवहारिक घटना का एग्जाम्पल देके उसको हम समझा सकते हैं, और उस समझाने के द्वारा उसमें वो गुण का विकास कर सकते हैं। अब मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि क्या होता है एग्जाम्पल से ही हम कई बार उन चीजों को गहराई से समझते हैं। जैसे कि जो मेरी गुड़िया है वो भी 6 साल की होने जा रही है, छोटी छोटी बात पे वो रो देती है, जैसे कोई सी बात पे। अब एक बार क्या हुआ कि वो बहुत रोई, बहुत रोई, तो मैंने उसको प्यार से बुलाया, पहले उसको रोने दिया मैंने, उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन हुआ, उसके बाद में उससे मैंने बात की, मैंने उसको बोला कि देखो रोना जो है वो एक व्यवहार है तुम्हारा, है ना, उसके अलावा और दो व्यवहार है जो तुम उस समय चूज कर सकते थे। दूसरा, इस रोने के क्या क्या नुकसान हुए, तो उस रोने के नुकसान ये होते हैं कि हमारा चेहरा, तो मैंने उसको बोला कि खराब लग रहा है, तुम्हारे अंदर कितनी परेशानी हुई, तुम्हें कितनी कमजोरी का महसूस हो रहा है ना, इस तरीके से काफी उसको एग्जाम्पल्स दिए। और उसके बाद में उस घटना के द्वारा मैंने इसको समझाया, दो चीजें समझाई। पहला ये कि यू कैन चूज वेदर यू आर सपोज टू क्राई ओवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और या फिर आप ये बात कम्युनिकेट भी मेरे को करके बात बोल सकते थे, है ना, दोनों में से आप चूज कर सकते थे। एक तो उसको ये सिखाया मैंने, दूसरा मैंने ये सिखाया कि रोना और ना रोना, ज्यादा रोना कम रोना, ये भी आपके हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आप मेरे को नहीं बोल सकते कि मेरी वजह से आप रो रहे हो। तो इस तरीके से क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पे हम बच्चों को थोड़ा बैठ के इम्पैथेटिकली अगर बात करते हैं तो बच्चों को गहराई जो है उनकी विकसित होती चली जाती है कि अच्छा इस तरीके से मुझे समझना है। ओके, तीसरा जो सबसे अच्छा माध्यम है बहुत छोटे बच्चों से, मैं आपको बोलूँ 8-9 महीने के बच्चों से ही आप स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर दो, बिल्कुल आप देरी मत करिएगा, और आप देखना कि वो 2.5 साल का होएगा ना, वो आपको पकड़ पकड़ के बोलेगा प्लीज मम्मा मेरे को स्टोरी सुनाओ। तो आपको 8-9 महीने से ही स्टार्ट कर देना उसको स्टोरी सुनाना, और आप बिल्कुल मानिए कि वो सुनता है आपकी स्टोरी। ठीक है, तो जो है, और 8-9 महीना मैंने क्यों बोला, क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चा बैठने लग जाता है, वो आपके पास ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स आप ला सकते हो जिसमें आप पिक्चर्स दिखा सकते हो, बोलोगे तो आप उसको, तो ये कहानियों के द्वारा आप उसमें वैल्यूज डाल सकते हो। बस एज ए पेरेंट आपको समझ में होना चाहिए कि भाई कौन सी वैल्यूज मुझे यहाँ पे डालनी है। आज मैं जो थोड़ा दया की बात करूंगी या साहस की बात करूंगी इस तरीके से, और कभी कभी आप फादर को रोल दे सकते हो कि भाई आप कहानी सुनाओगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है, तो जो है फादर वहां पे कहानी सुने, दादा अगर फ्री है तो दादा को बताए, दादी अगर फ्री है तो दादी को बताए, भी ले सकते हैं। टीवी में ये बहुत जरूरी है कि टीवी देखना बिल्कुल गलत नहीं है, मैं ये सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि टीवी या कोई मीडिया वो गलत नहीं है, ये आज की सच्चाई।
हर वक्त की सच्चाई होती है। आज की सच्चाई ये है कि आज की सच्चाई स्क्रीन एक सच्चाई है। अगर ये नहीं होती तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रही होती, आप मेरे को सुन नहीं रहे होते, या फिर हम गुरुदेव के विचारों को इतनी आसानी से ऐप पे नहीं पढ़ पा रहे होते। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बात यह है कि टीवी जो है एक अच्छा माध्यम हो सकता है, बट शुरू में जब बच्चा बहुत छोटा हो तो हमें ये देखना चाहिए कि वो क्या प्रोग्राम देख रहे हैं। वो प्रोग्राम का चयन आपको करना चाहिए। फिर छोटी छोटी घटनाओं पर हम खुल के बात कर सकते हैं। घर में कोई बड़ी घटना हो गई है, मान लो कि कोई ऐसी वैल्यूज हैं जैसे एंगर, एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, कभी हस्बैंड वाइफ में आपस में भी बात हो जाती है, आप नहीं चाहते कि बच्चे में वो डेवलप, तो आप बच्चों से बैठ के खुल के बात कर सकते हैं। अपनी जो है कमियों को सामने स्वीकार कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि देखो आज ये हो गया, इसका मतलब ऐसा था, इसका मतलब ये था। तो ये भी छोटी छोटी बातें, या कोई ऐसी घटना है जिसमें बच्चों ने कुछ गलत किया, उस बच्चे से उस पर खुल के बात करना, और वो क्या क्या कर सकता था, क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी। इस तरीके से ये भी एक विकास की तरीका होता है। समाज में कोई घटना हुई और आपके बच्चे ने आके बताया कि आज मैंने ये देखा, आज स्कूल में ऐसा हुआ, उस बात को वहीं पे नहीं छोड़ना। अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसमें हम उससे कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम उसको एक छोटा सा अच्छा एक पॉइंट के साथ में हम डिस्कशन उसके साथ कर सकते हैं, या उसके व्यूज पूछ सकते हैं कि अच्छा आपको क्या लगा इस घटना में, क्या हुआ था। इस तरीके से भी हम बच्चों में फैसिलिटेट कर सकते हैं। उसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम में, जैसे कि जो है छोटे जो बच्चे होते हैं तभी से आप, जैसे कि सिख में ये बहुत अच्छा होता है कि वो गुरुद्वारे में जो है लंगर वहाँ पे होता है, तो बच्चों को लेके जाते हैं, वो भी बच्चों को जो हेल्प करते हैं। ऐसे हम अपने बच्चों को सामाजिक कार्यक्रमों में, जिसमें ज्यादा मैं बोलूंगी आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भी और सामाजिक भी, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, होली दिवाली जो भी है, सब में हम अपने बच्चों को भागीदार बनाएं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बाल संस्कार शालाएं, अगर आपके आसपास कोई बाल संस्कार शाला चल रही है तो उसमें आप अपने बच्चों को भेजो। अगर आप खुद एक टीचर हैं, आपको लगता है, अगर आप टीचर नहीं भी हैं, आप घर पे रहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप जो है 10 बच्चों को अपने बिल्डिंग में बुला के 10 मंत्र सिखा सकते हैं और थोड़ी सी एक अच्छी कहानी सुना सकते हैं, और उनको बस उनके बात उनसे सुन सकते हैं और थोड़ा उनको हंसा सकते हैं, तो आप ऐसे बाल संस्कार शाला खोल सकते हैं। उसमें आपका बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा, और इस माध्यम से भी हम अपने बच्चों में गुणों का विकास कर सकते हैं। उनको कोई एक्टिविटी दे सकते हैं जिससे वो कोलेबोरेशन सीख सकते हैं, पार्टिसिपेशन सीख सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट में पॉइंट आता है, हाँ, अब जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। मैं बस लास्ट के 10 मिनट होंगी। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं जिससे कि हम जो है ये गुणों का विकास, जो अभी मैंने बताया वो भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे, बट ये कुछ शब्द हैं जिससे कि हम जो है सीख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, अवेयरनेस एवं ज्ञान। ये बिल्कुल जरूरी है कि हर एक माता पिता को ये पता होना चाहिए कि गुण क्या होते हैं, कौन कौन से गुण मुझे डेवलप करने हैं। मैं आपको बोलूँ, एक पेरेंटिंग की किताब थी, और जब मैं वो पढ़ रही थी पेरेंट बनने के पहले ऑब्वियसली, तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी जो मुझे आज भी याद रहती है, और वो लाइन ये थी कि अब आप माता पिता नहीं बनने जा रहे हैं, अब आप शिष्य बनने जा रहे हैं। अब आपको खुद को सीखना पड़ेगा, और ये बात सच है, एक माता पिता को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो अगर हमें नहीं पता कि कौन कौन से गुण डेवलप करने चाहिए, तो हम कुछ किताबें लाके, अच्छी किताबों का अध्ययन करके उसके बारे में जान सकते हैं, अवेयरनेस ले सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, और उसके माध्यम से हम डिसाइड कर सकते हैं कि 4 वैल्यूज मुझे अपने बच्चे में डेवलप करनी है। इस तरीके से ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप है मॉडलिंग। आप पहले ये देखिए कि बच्चों का मॉडल आप किसको बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद को अगर आप बनाना चाहते हैं, जो बहुत साहसी थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, आध्यात्मिक रूप से बहुत विकसित थे, ऐसे व्यक्ति को अगर बनाना चाहते हैं तो उनकी फोटो आप घर में लगा दे, बार बार उनके बारे में उनकी कहानी सुनाए। तो ऐसी मॉडलिंग आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं, बट हमारे आसपास ऐसे काफी मॉडल है जिसके बार बार हम अपने बच्चे का ध्यान उधर आकर्षित कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट है, जैसे ही बच्चा कोई अच्छा काम करता है, जैसे मान लो कि उसने दया दिखाई, क्षमा किया, आपको घर में हेल्प किया, तो उसको उसी समय उस व्यवहार के लिए रीइंफोर्स करना। आप बच्चे को रीइंफोर्स नहीं कर रहे, आप केवल उस व्यवहार को रीइंफोर्स कर रहे हैं, और बार बार वो व्यवहार जो है स्वतः ही उसके व्यक्तित्व का एक पार्ट बनता जाता है। प्राइमिंग, अब शुरू शुरू में क्या होगा कि जैसे कई पेरेंट्स हैं वो मेरे को ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि हमारा बच्चा बहुत स्टबर्न है दीदी, हम क्या करें। तो सबसे पहली बात ये है कि हम उसको प्राइम कर सकते हैं। जो वैल्यू आप, जो लगता है कि ये दुर्गुण है, अगर आपको ऐसा लगता है या एक ऐसा है जो मेरे को नहीं चाहिए, ये गलत है, इससे ये बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, तो आप अच्छे गुण से उसको प्राइम करते जाए, प्राइम करते जाए, और इससे भी क्या होगा कि उसमें धीरे धीरे स्वतः ही वो गुण सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये बहुत जरूरी है। ये अगर हम एक पेरेंट होने के नाते सीख लें तो ये बहुत हेल्प करेगा। क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई बच्चे ने अच्छा काम किया तो हम उसी समय
अच्छे और बुरे में उसको कैसे पहचान करेंगे, जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे हम रीइंफोर्स करेंगे, और जहाँ पे उसने गलत काम किया उस बच्चे ने, या फिर मान लो कि उस बच्चे ने बहुत ज्यादा जैसे मान लो वो रोया, हमें जो है अपने एक रिएक्शन को चेंज करना है। तो उसको जैसे हमारी रिएक्शन चेंज होगी उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत जरूरी है। अब हम कभी भी उसको प्यार कर देते हैं, कभी भी चीज दे देते हैं, कभी भी, तो उसको धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन, उसकी पावर जो है कम होने लग जाती है। तो ये चीजें जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं आपको लास्ट में समराइज करना चाहूंगी। सबसे पहली बात ये है कि एक माँ और पिता को कभी भी गिल्ट फीलिंग में नहीं होना चाहिए। उसकी जो गिल्ट फीलिंग है, जो उसकी अपने आप में हीन भावना है, वो स्वतः बच्चे में आती है। तो अगर माता पिता बन गए हैं, अगर आज के समय में प्रेजेंट में हम किसी बच्चे के माता पिता हैं, तो आज से ही अपनी गिल्ट को आप खत्म कर दें। जो हुआ वो ठीक हुआ, पिता का जो है सेंटेंस ध्यान रखें, क्योंकि इसका पूरा पूरा प्रभाव बच्चे पे पड़ने वाला पे ध्यान दें। अगर हम बहुत ज्यादा नकारात्मक शब्दों का यूज कर रहे हैं तो आप इससे बचिए, आप जागरूक लोगों को लगाएं। जैसे कि तुम गिर जाओगे, नहीं, इसकी जगह थोड़ा बच के रहो, आराम से रहो, केयरफुली, ये वर्ड्स को जो है हमें थोड़ा सा चेंज करना है। उसके अलावा हमारी भावनात्मक स्तर जो है वो हमें थोड़ा उन्नत करना है। अगर मेरा भावनात्मक स्तर, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होगा, तो बच्चे का स्वतः ही इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो काफी इंप्रूव होगा। इसके लिए हम जो है, बच्चा अगर कभी रो रहा है, उसको अक्नोलेज करना कि हाँ वो रो रहा है, वो दुख में है, रोने से उसको दुख पहुंचा है, वो डिस्ट्रेस में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम रोने को अप्रूव कर रहे हैं। ये कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान देंगे तो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को हम कर सकें। ये कुछ शोध से मैंने जो है कुछ चीजें निकाली थी, बट मुझे लगता है टाइम है, शायद 5 मिनट है ना भैया? तो एक ये है कि कुछ चीजें हम अपने जीवन में आज के समय में क्या क्या ला सकते हैं। पहला ये है कि समय समय पर आपको स्नेह की अभिव्यक्ति करनी है। स्नेह का मतलब एक्चुअली इसका राइट वर्ड था पेरेंटल वार्मथ, तो मुझे उसका हिंदी शब्द नहीं समझ आ रहा था। पेरेंटल वार्मथ होना बहुत जरूरी है। हमारे साइकोलॉजी में जो शोध हुए हैं उनमें ये पता चला है कि जो पेरेंटल वार्मथ जिस घर में होती है बचपन से, वो बच्चे साइकोलॉजिकली बड़े डेवलप्ड होते हैं, उनको फ्यूचर में जाके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पेरेंटल वार्मथ में 3 चीजें आती हैं, सपोर्टिव होना, अफेक्शनेट होना और सेंसिटिव होना, कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनके प्रति जो है उनको थोड़ा सा जो है स्नेह दिखाएं, और हम उनकी नीड्स के प्रति सेंसिटिव रहे। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि माँ बाप जो है समझ ही नहीं पा रहे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा हम अपने आप को अच्छी पेरेंट बनने के लिए, मैं तो ये बोलती हूँ कि जब मोबाइल यूज करने का मैनुअल आता है, तो पेरेंटिंग करने का कोई मैनुअल क्यों नहीं होना चाहिए। तो पहले के जमाने में होता था, तो हम क्या करें एज ए पेरेंट, या जो नए पेरेंट बनने वाले हैं उनको हम ये समझाएं कि थोड़ा मैनुअल आप पढ़ लें, उससे क्या आपको तकलीफ कम होगी, और आपको जो है कई विषयों पर जानकारी होगी जो आपको फैसिलिटेट करेगी अच्छा जो है व्यक्तित्व बनाने के लिए वातावरण पैदा करने में। आपको अपने जो नकारात्मक विचार है जो आपके अंदर चल रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गिल्ट आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और ये बहुत ही नेचुरल इमोशंस है, बट इनको दबाना नहीं है, इनको हमें रेगुलेट करना है। अगर मान लो मुझे मेरे बच्चे के सामने गुस्सा आ गया है, तो मुझे बच्चों को बताना है कि ये मेरी दोष था, मेरे को गुस्सा आ गया था, इससे मुझे ये नुकसान हुआ, आप मुझे माफ करना, इसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। तो इस तरीके से क्या होगा, फिर बच्चे को आता है तो बच्चा भी बाद में ये बात सीखेगा कि अगर वो डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से माँ बाप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो है काफी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है फैमिली में, अगर हम अवेयर हो जाए। उसके अलावा मतलब माता पिता को अपने बच्चे के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत आजकल वैसे पेरेंट्स काफी डेवलप्ड हो गए हैं, मैं आपको सच बताऊं तो वो लोग करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें। अगर हमने की है तो वो स्वतः ही आपको बताएंगे कि उनकी क्या गलती हो गई है। और हमें हमेशा सकारात्मकता और प्रसन्न चित्त होना चाहिए एज ए पेरेंट्स। हमेशा अगर कोई गलती भी हो गई तो हमें बड़प्पन रखना है, क्योंकि अब हम माता और पिता हैं। मतलब हम अब जो है एक छोटा बच्चा, एक पौधा है, उसको हम जो है हमें बड़प्पन लाने की बहुत जरूरत है, उससे भी हमारे अंदर सकारात्मकता और प्रसन्नचित्ता बढ़ती है। उसके एक है कि बच्चे के लेवल पे जाके थोड़ा सोचने की क्षमता हमें विकसित करनी चाहिए कि भाई एक्चुअली में बच्चा क्या चाह रहा है। अगर हम नहीं समझ पा रहे तो हम उस समय उसको कोई निर्णय ना दें, हम अपने फ्रेंड से निर्णय ले लें, हम अपने किसी और व्यक्ति से डिस्कस करके फिर उसके बाद में करें। और निष्पक्ष, एक बात यह है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है, आपके व्यवहार में निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्षता जो है अगर आज है ऑब्जेक्टिविटी, तो बच्चे के व्यवहार में स्वतः आएगी और वो उसको इंडिपेंडेंट बनाती है, वो उसको सब्जेक्टिविटी से दूर लेके जाती है, जो कि आजकल पॉलिटिक्स में हो रहा है। कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मेरा ये आना चाहिए, मेरा भतीजा, मेरा भाई, ये नहीं।
अगर मान लो कि आपके घर में 4 मेहमान हैं और आप भी हैं, तो उस बच्चे पे या आप पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आप उसको चूज करेंगे। जैसे घर में बर्थडे पार्टी हो रही है, ठीक है, वो आपका बच्चा बर्थडे बॉय है या बर्थडे गर्ल है, जो भी है, और उसमें जो है उसी को गिफ्ट दे जा रहे, भाई वो तो बर्थडे गर्ल है। नहीं, निष्पक्ष व्यवहार करे, छोटी छोटी बातें, उससे क्या होगा, उससे उसको समझाए, अगर वो रो रहा है कोई बात नहीं, वो एक पीड़ा उसके लिए बहुत जरूरी है उस गुण को सीखने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम अपने जो एक रिसर्च है जो मैं पढ़ रही थी कि बहुत ज्यादा प्रतिरोधी और द्वेषपूर्ण जो पेरेंट्स होते हैं, जिनके अंदर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है, उनके बच्चों को फ्यूचर में जाके बहुत मानसिक समस्याएं होती हैं। तो अगर हमारे अंदर ऐसे विचार ज्यादा आ रहे किसी भी समस्या से, तो आप प्लीज काउंसलिंग ले लीजिए, आप किसी काउंसलर के पास जाइए और अपनी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करिए, ताकि बच्चे में ये गलत चीज ना आए। अब गायत्री परिवार से जो लोग जुड़े हैं, परम पूज्य गुरुदेव को अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात जो है, मतलब सारी बातें उनकी अच्छी है, बट उन्होंने एक ऐसी बात बोली थी जो मेरे दिल को छू गई। और मुझे लगता है कि शायद परमात्मा भी यही बात कहता है हमसे, हर पेरेंट से। वो ये परमात्मा भी ये कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे पास नई पीढ़ी के बच्चे लेके आऊंगा, तुम उनके पास बैठना, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, उन्हें साधना ही कराना, बाकी पीछे से मैं सब कर लूंगा। स्थूल क्रियाकलापों को उत्कृष्ट बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और सूक्ष्म परिवर्तन प्रत्यावर्तन करने की हमारी। और ये बात जो है हम आज देख भी सकते हैं। तो हमें स्थूल जो क्रियाकलाप है, जो मेरे व्यवहार है, जो मेरे विचार है, जो मेरी भावनाएं हैं, मुझे एज अ पेरेंट इसको उतना उदात्त बनाना है कि मेरा बच्चा जो है उत्कृष्ट बने। तो ये जो है गुरुदेव का जो वाङ्मय है, वो है हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। वाङ्मय क्रमांक 63, आप इससे जो है ये आप ले सकते हैं, या पढ़ने के लिए मेरे पास जो मेरे आसपास लोग रहते हैं वो ले सकते हैं, जो भैया या किसी को जानते हैं उनसे आप ये लेके एक बार जरूर पढ़ें। और ये बात सच है, जो मैं वापस रिपीट करना चाहूंगी, कि हमारा जो उद्देश्य है या जो हमारी जिम्मेदारी एज अ पेरेंट, अगर हम किसी बच्चे को लेके आए हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हम केवल उस हार्ड मास के पुतले को, जो है वो हार्ड मास का पुतला नहीं है, हम केवल हार्ड मास में हमें जन्म नहीं दिया है, हमें उसको कल्चर भी देनी है, हमें संस्कार भी देने हैं। और अगर हमारे अंदर अच्छे संस्कार हैं, अगर हम चरित्रवान हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आपके बच्चे भी चरित्रवान बनेंगे और साइकोलॉजिकली फिट बनेंगे, इमोशनली फिट बनेंगे, स्पिरिचुअली फिट बनेंगे। और ऐसा बच्चा आने वाले जो भारत देश है उसको बिल्कुल जो है गाइडेंस देगा और एक अच्छा रोल प्ले करेगा। ये बाल संस्कार शाला की कुछ फोटोज हैं, आप देखिए। गायत्री परिवार जो है काफी बाल संस्कार शालाएं चलाते हैं, मैं भी कभी इसका पार्ट हूँ। तो इस तरीके से जो है हम लोग बाल संस्कार शालाएं खुद भी खोल सकते हैं, और अपने आसपास अगर है तो अपने बच्चों को भेज सकते हैं। इसके साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ओम श्री। थैंक यू दीदी। अपने यानी कैसे बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं, बच्चों में गुणों का विकास कैसे करें, आदर्श बालक का निर्माण कैसे करें, और एज ए पेरेंट हमको कैसे वैल्यूज इनकलकेट करने, आपको एनफोर्स नहीं करना है, लव एंड कंपैशन से उसका पार्टनर कैसे बनना है, ये पूरा आपने दीदी डिटेल में हमको गाइड किया। अब मैं परिजनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी परिजन अमिता दीदी या रेखा दीदी से क्वेश्चन करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट किया जाएगा। परिजन अपना हैंड रेज करें ताकि हम आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए अनम्यूट कर सकें। हाँ ठीक है। राहुल जी पहले, सबसे पहले आपको अनम्यूट कर रहे हैं। राहुल जी आप क्वेश्चन पूछिए। आपका क्वेश्चन किसके लिए है, आप नाम लेके फिर पूछिए, वो रिप्लाई करेंगे। मेरे बच्चे के लिए है जो कि 8 साल का है। आप अमिता दीदी से पूछना चाहते हैं या रेखा दीदी से, आप ऐसा तो वो उसमें से आंसर करेंगे। अमिता दीदी से है सर। हाँ पूछिए। हेलो, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ पूछिए। हाँ 8 साल का बच्चा है मेरा। कुछ कुछ चीजें उसके मन के खिलाफ हो जाने के बाद वो बहुत मतलब एनेक्शियस भी हो जाता है, और उसके बाद वो चिड़चिड़ापन भी ज्यादा आता है उसमें। हालांकि हम उसको समझाते हैं कि ये चीजें ऐसी नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। तो उसको कैसे हैंडल या टैकल कर सकते हैं, पढ़ाई के बारे में भी? अभी रेखा दीदी ने बहुत अच्छे से वैसे एक्सप्लेन किया है। आई थिंक दिस आंसर रेखा दीदी विल गिव बेटर देन मी। रेखा दीदी, ओवर टू यू। ओके ओके। ये आपका प्रश्न एक बार दोबारा पूछिए। हाँ दीदी, जो 8 साल का बच्चा है मेरा, कुछ चीजें उसके मन के खिलाफ हो जाने के बाद वो थोड़ा सा एरोगेंट जैसा हो जाता है, मतलब चिड़चिड़ापन ज्यादा करता है। अगर उसको समझाए कि भाई ये चीज ऐसी नहीं ऐसी है,
वो सुनता है, लेकिन उसके बाद भी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो कम नहीं हो पा रही है ऐसा। और पढ़ाई के बारे में उसको इंसिस्ट करते हैं हम कि करो करो करो, लेकिन कुछ चीजें उसके हिसाब से ही वो करता है, मतलब उसको जब अच्छा लगे तभी वो पढ़ेगा, ऐसा है। तो देखो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि वो जो अपने हिसाब से करता है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को अपने हिसाब से अपना काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस जो है बच्चों में बचपन से ही आ जाती है। बट ये है कि उस इंडिपेंडेंस को हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने का काम करते हैं, बट हम पूरा उस पर ये इम्पोज नहीं कर सकते कि भाई किस समय पे उसको क्या करना चाहिए। दूसरा होता है कि आपको मैं बताऊँ कि ये स्लाइड में मैंने बताया नहीं, गुरुदेव भी बोलते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे का अपना एक मानसिक जो है उसके गुण होते हैं, उसमें कुछ विशिष्ट चीजें होती हैं और कुछ एक विशिष्ट प्रकार होता है उसका। तो एज अ पेरेंट जो है हम उस विशिष्ट प्रकार को हमें समझना है और धीरे धीरे सेंसिटिवली जो बिहेवियर हमें उसमें चेंज करना है ना, तो सेंसिटिवली चेंज करना है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि जो बिहेवियर आपको नेगेटिव लग रहा है हो सकता है वो बच्चों को नेगेटिव ना लगे, कई बार ऐसा होता है। कई बार क्या होता है कि ये भी होता है कि बच्चे का व्यू उस चीज के लिए क्या है और आपका व्यू क्या है, उसमें भी काफी डिफरेंस होता है ना। तो जी हम हाँ जी। हाँ, तो हमें ये समझने की ऑब्जेक्टिवली इसमें समझने की जरूरत होती है कि एक्चुअली में वो जो प्रॉब्लम है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है या उस बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम है ना। ये आपको समझने की काफी हमको समझने की जरूरत होती है और उस तरीके से हम उसको आराम से डील कर सकते हैं। और बार बार एक्नॉलेज भी आप कर सकते हैं उससे, जैसे गहराई से कभी कभी आप बात कर सकते हैं जो है। और कई बार क्या होता है बच्चा स्वतः भी बात करता है जिस चीज से और अगर आपको लगता है कि बच्चे को ये चीज तक पसंद नहीं है कि है ना इस टाइम पढ़ो इस टाइम मत पढ़ो, तो आप उसको ये कहना आज से बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, इसका मतलब ये कि वो बच्चे की नेचर में ही नहीं है कि वो इस तरीके की इंस्ट्रक्शन नहीं लेता, उसको दूसरा तरीका पसंद है। तो फिर आपको जो है तरीका आपका चेंज इंद्रभूषण को करना फोन पड़ेगा। करो, इंद्रभूषण को फोन करो कि तुम्हारा हाँ अनम्यूट हाँ, तो ये है। तरीके में। हाँ हाँ ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि बागरी जी। रवि बागरी जी आपका क्वेश्चन पूछिए। मेरा अभी 4th मंथ खत्म होने वाला है। मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि मैं अभी बहुत कोशिश करना चाह रही हूँ कि अच्छी किताबें पढूं या बहुत अच्छा सोच अभी इस समय मन में रखूं, लेकिन मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मैं वो कर नहीं पा रही हूँ। मेरे मन में एंजाइटी बहुत रह रही है, भैया मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ अंदर से, जिसकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्या ऐसा कुछ आप मतलब मुझे गाइड कर सकती है जिससे मैं अपने मन में थोड़ा शांति ला सकूं? एंग्जाइटी जो है वो एक बहुत कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी के दौरान। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे हमारे बॉडी में हार्मोनल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं और साथ में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। आपको बहुत सारी चीज़ों का कई बार ज्ञान नहीं होता है। आप सोचते हैं क्या होगा, ये होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, बच्चा कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में। उसके ये साथ-साथ बहुत पर्दा सारे वो एकदम हार्मोन्स अंधेरा चेंज है होते क्या? हैं जिनसे एंग्जाइटी होती है। लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, और ये आप शायद सुन के समझ भी चुके हैं कि एंग्जाइटी आपके लिए अच्छी नहीं है। तो उसके लिए एंग्जाइटी कम करने के लिए सबसे पहले तो आप बहुत सारी जो बिना मेडिसिन के जो चीज़ें हैं, उनको आपको यूज़ करना है, जिनके बारे में इतने दिनों से डिस्कशन चल रही है। उनको शुरुआत से सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर्स हैं, आज मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई कि उनका रोल है। आपका सबसे पहले तो 80% माता का खुद का रोल होता है, उसके बाद पति और परिवार के जनों का रोल होता है। आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी पुस्तकें आपका मन नहीं लगता है उसमें। शुरुआत में आपने कहा कि आपका मन ही नहीं लगता, आपको मालूम है कि हमको खुश रहना है, एंग्जायटी कम करना है। आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं सिंपल सी चीज़ों से, कैसे आपके सेरोटोनिन और जो